इसके बाद भैरव नंदिनी के और समीप आ गया। उसकी सांसें नंदिनी की गर्दन पर स्पष्ट रूप से महसूस हो रही थीं। नंदिनी की आंखें अनायास ही बंद होने लगीं। भैरव ने धीरे से नंदिनी के बालों को खोल दिया। फिर वह एक एक करके उसके सारे गहने उतारने लगा। जब उसने नंदिनी के गले की ओर हाथ बढ़ाया, तभी उसे अचानक ऐसा लगा मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे झटका दिया हो। वह नंदिनी के गले को छू ही नहीं पा रहा था। ध्यान से देखने पर उसने पाया कि नंदिनी ने अपने गले में एक ताबीज पहन रखा है। भैरव ने आश्चर्य से पूछा, यह तुमने क्या पहन रखा है? नंदिनी ने बताया, यह मेरे कुलगुरु का दिया हुआ ताबीज है। मेरी रक्षा के लिए मां ने मुझे पहनाया था। भैरव ने नंदिनी से कहा, अब तुम्हारी रक्षा के लिए मैं हूं। इस ताबीज की अब कोई आवश्यकता नहीं। इसे उतार दो। भैरव की बातों में आकर नंदिनी मान गई और उसी क्षण उसने वह ताबीज अपने गले से उतार दिया। भैरव ने नंदिनी को अपने आलिंगन में भर लिया और दोनों एक दूसरे में जैसे विलीन हो गए। अगली सुबह जब नंदिनी की आंख खुली तो भैरव कमरे में नहीं था। वह उठी, स्नान किया और 16 श्रृंगार करके तैयार हुई। उसकी आंखें हर पल भैरव को खोज रही थीं, पर वह कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। नंदिनी पूरे महल में घूम घूम कर पूछने लगी, क्या किसी ने भैरव को देखा है? क्या किसी ने भैरव को देखा है? लेकिन किसी को भी भैरव के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। थक हारकर नंदिनी अपने पिता बलराम सिंह के पास पहुंची और घबराई हुई आवाज में पूछा, पिताजी, क्या आपने भैरव को किसी काम से कहीं भेजा है? बलराम सिंह यह सुनकर चकित रह गए। उन्होंने कहा, नहीं बेटी, मुझे तो इसका कोई ज्ञान नहीं। पर क्यों, क्या हुआ? नंदिनी ने रोते हुए उत्तर दिया, भैरव सुबह से गायब है। मैंने पूरे महल में उसे ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला और न ही किसी ने उसे देखा है। ये कहते कहते नंदिनी फूट फूट कर रोने लगी। अपनी पुत्री को रोता देख बलराम सिंह ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, रो मत बेटी, मैं अभी लोगों को भेजता हूं भैरव की खोज के लिए। इसके बाद बलराम सिंह ने अपने 2 आदमियों को भैरव की तलाश में भेज दिया। रात के 12 बजकर 30 मिनट हो रहे थे। महल में चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। नंदिनी अपने कक्ष में बैठी रो रही थी। तभी दरवाजा खुला। नंदिनी ने मुड़कर देखा, भैरव उसके सामने खड़ा था। वह बिना कुछ सोचे समझे भैरव से लिपट गई और रोते हुए पूछने लगी कि वह सुबह से कहाँ था। भैरव ने बताया कि वह काम की तलाश में गया था। उसे दूर के एक गांव में काम मिल गया है और वहां रहने के लिए एक घर भी देख लिया है। उसने कहा कि कल सुबह ही उन्हें वहां के लिए निकलना होगा। नंदिनी ने बिना कोई सवाल किए उसके साथ चलने के लिए सहमति दे दी। अगली सुबह यह बात बलराम सिंह को पता चली। उन्होंने भैरव से कहा कि वह महल में ही रहकर काम कर सकता है, पर भैरव ने उत्तर दिया कि वह यह सब नंदिनी के लिए कर रहा है। वह नहीं चाहता कि शादी के बाद भी उनकी बेटी अपने मायके में ही रहे। भैरव की ये बातें सुनकर नंदिनी को उस पर गहरा गर्व हुआ। वह उसके प्रति और भी अधिक सम्मान से भर उठी। नंदिनी ने कहा, सब लोग मुझसे विवाह केवल मेरे पिता की धन दौलत के लिए करना चाहते थे, पर तुम ही अकेले हो जिसने यह विवाह सिर्फ मेरे लिए किया। तुमने बिना कुछ लिए सब कुछ छोड़कर मुझे अपनाया। नंदिनी की आंखें नम हो गईं। उसने अपने पिता के सामने हाथ जोड़कर विदा ली। कुछ ही देर बाद भैरव और नंदिनी दूसरे गांव की ओर प्रस्थान कर गए। बहुत दूर तक चलने के बाद वे दोनों एक गांव पहुंचे जिसका नाम था आत्मानगर। गांव में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ ही देर में बग्घी एक घर के सामने आकर रुक गई। वह घर बहुत पुराना और टूटा फूटा था, मानो वर्षों से बंद पड़ा हो। नंदिनी ने उस घर को देखा, लेकिन बिना कोई प्रश्न किए वह उसकी सफाई में लग गई। उसने पूरा दिन घर को साफ करने में लगा दिया। फिर वहीं एक छोटी सी रसोई बनाई और रात को चूल्हे पर भैरव के लिए भोजन पकाया। यह सब देखकर भैरव को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने नंदिनी से कहा, मुझे माफ करना नंदिनी, मैं तुम्हें तुम्हारे पिता की तरह ऐशो आराम का जीवन नहीं दे सकता। नंदिनी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, अब यही मेरा महल है। तुमने मुझे एक घर दिया है, अब इसे महल बनाने की जिम्मेदारी मेरी है।
इसके बाद दोनों ने साथ बैठकर भोजन किया और फिर विश्राम करने चले गए। ऐसी और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें फॉर्च्यून टेल्स टीवी।